आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद शानदार बुक समरी पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी तेजी से बढ़ते बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सर्वाइवल मैनुअल है। वर्न हॉर्निश की स्केलिंग अप। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही डरावने लेकिन सच्चे ग्रोथ पैराडॉक्स के बारे में जो अक्सर सफल कंपनियों को भी खत्म कर देता है। एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जहां एक कंपनी अपने सारे ग्रोथ टारगेट्स हिट कर लेती है, सेल्स डबल हो जाती है, 50 नए लोग हायर होते हैं और फिर ठीक 1 महीने बाद वो कंपनी अचानक बैंकक्रप्ट हो जाती है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सच यही है कि ग्रोथ की अंधी दौड़ ही अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन के पतन का कारण बन जाती है। तो इस बेहतरीन बुक समरी का कोर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि ग्रोथ कभी भी समस्याओं को खत्म नहीं करती, बल्कि वो उन्हें मल्टीप्लाई कर देती है। इसे एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी या घातीय जटिलता कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि सिर्फ ज्यादा रेवेन्यू आने से स्ट्रेस कम हो जाएगा। असल में यही वो पॉइंट है जहां ग्रोथ एक वरदान के बजाय श्राप बनने लगती है। इस चर्चा में हम बुनियादी तौर पर इन 6 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे। घातक विकास का विरोधाभास, लोग और संस्कृति, रणनीतिक सीमाएं, निष्पादन की लय, कैश फ्लो का जाल और आखिर में ऑपरेटर से आर्किटेक्ट तक का सफर। चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, घातक विकास का विरोधाभास, यानी ये गलतफहमी कि विकास या ग्रोथ सब कुछ ठीक कर देती है। सच्चाई ये है कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना नहीं है, ये बिल्कुल एक नए ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में एंटर करने जैसा है। जब ग्रोथ बहुत फास्ट होती है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टूटने लगते हैं, कंपनी का कल्चर डाइल्यूट हो जाता है, कैश फ्लो पर भयंकर प्रेशर आता है और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, फाउंडर्स खुद अपने ही बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, लोग और संस्कृति का डिजाइन और कैसे हम इस एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं। किसी भी फास्ट ग्रोइंग कंपनी में जो टेक्निकल या ऑपरेशनल गलतियां दिखती है ना, जैसे मिस्ड डेडलाइंस या सॉफ्टवेयर ग्लिच, वो असल में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, कम्युनिकेशन का मैथ्स बहुत डरावना हो जाता है। 4 लोगों की टीम में सिर्फ 6 कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, पर वही टीम जब 40 लोगों की होती है तो ये लाइंस जुड़ने के बजाय मल्टीप्लाई होकर करीब 800 हो जाती हैं। ये बिल्कुल किसी अनंत और अस्त व्यस्त व्हाट्सएप ग्रुप की तरह काम करने लगता है। इसे गैरेज बैंड और स्टेडियम बैंड के उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे गैरेज बैंड में म्यूजिशियंस एक दूसरे को देखकर आई कांटेक्ट से सिंक में रहते हैं, पर उसी बैंड को एक विशाल स्टेडियम में भेज दीजिए, ध्वनिक देरी और 80 फीट की दूरी उस पुराने सिस्टम को फेल कर देगी। वहां उन्हें इन-ईयर मॉनिटर्स और क्लिक ट्रैक्स चाहिए होते हैं। एक बड़ी कंपनी में कल्चर बिल्कुल उसी इन-ईयर मॉनिटर का काम करता है। जब कल्चर स्पष्ट कोर वैल्यूज पर आधारित होता है तो डिसीजन मेकिंग पावर पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लीडर्स को हर छोटी बात का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। कल्चर कोई दिखावा नहीं है, ये एक टूल है जो एम्प्लॉयज को खुद सही फैसले लेने की ताकत देता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं। तीसरा हिस्सा है कठोर रणनीतिक सीमाएं। यहाँ हम समझेंगे कि अवसर या अपॉर्चुनिटी के जाल से कैसे बचना है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सफल टीमें अक्सर बुरे प्लान्स की वजह से फेल नहीं होती, बल्कि भटकाने वाले अवसरों की वजह से होती हैं। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का मतलब है अपने कोर कस्टमर का सबसे बड़ा डर पहचानना और उसे पूरी तरह खत्म करने की गारंटी देना। फेडेक्स का शुरुआती वादा इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने गारंटी दी कि जब कोई चीज रातों रात पहुंचानी हो तो वो हर हाल में पहुंचेगी। उन्होंने कस्टमर के डर को ही जड़ से खत्म कर दिया। इसी से जुड़ा है सैंडबॉक्स कॉन्सेप्ट। अगर एक B2B एजेंसी को $500 मिलियन का कोई रिटेल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो उनके एक्सपर्टीज से बाहर है, तो उसे एक्सेप्ट करना एक ट्रैप है। वो रेवेन्यू उनकी टीम को थका देगा और प्रॉफिट्स को पूरी तरह खा जाएगा। स्ट्रेटेजी असल में इस बात का अनुशासन है कि किन गलत मौकों को ना बोलना है। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, निष्पादन और बैठकों की लय यानी डेली डिसिप्लिन। ये कड़वा सच है कि फेलियर्स अक्सर खराब स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि बोरिंग, इनकंसिस्टेंट डेली हैबिट्स से आते हैं। इसका सबसे बढ़िया उपाय है एक डेली हडल। ये 5 से 15 मिनट की एक क्विक स्टैंडिंग मीटिंग है जो एक रियल टाइम GPS की तरह काम करती है। महीने में सिर्फ एक बार मीटिंग करने का मतलब है 50 मील गलत दिशा में जाने के बाद अपनी गलती का एहसास होना। डेली हडल से हम तुरंत रास्ते की रुकावटों को पहचान कर अपना रास्ता बदल सकते हैं।
एग्जीक्यूशन में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, डैशबोर्ड ओवरलोड। अगर डैशबोर्ड पर 40 अलग-अलग मैट्रिक्स लाल और हरे रंग में ब्लिंक कर रहे हैं, तो वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फोकस सिर्फ उन्हीं गिने-चुने वाइटल मैट्रिक्स पर होना चाहिए जो वाकई कंपनी के इंजन को चलाते हैं। अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर, नकदी प्रवाह या कैश फ्लो का जाल। आखिर प्रॉफिटेबल कंपनियां क्यों डूब जाती हैं? इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे लीथल पार्ट यही है, स्प्रेडशीट पर दिखने वाले अकाउंटिंग प्रॉफिट और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंक में जरूरी एक्चुअल कैश के बीच एक बहुत बड़ा और खतरनाक गैप होता है। प्रॉफिट तो बस एक सिद्धांत है, लेकिन सप्लायर्स और एम्प्लॉयज कैश पर चलते हैं। इस मैकेनिकल ट्रैप को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। एक ग्रोइंग बिजनेस की टाइमलाइन कुछ ऐसी होती है। डे 0 यानी डे 0 पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। डे 7 तक स्टाफ को उनकी मेहनत का पेमेंट देना होता है, पर B2B वर्ल्ड में क्लाइंट शायद 90 दिन बाद जाकर इनवॉइस क्लियर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कंपनी लगभग 3 महीने तक अपने ही बड़े विस्तार को खुद फंड कर रही है, और वो भी तब तक जब तक कि बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। हकीकत ये है कि ग्रोथ कैश चूसती है। एक बिजनेस पेपर पर अपनी इंडस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर बैंक में लिक्विडिटी या कैश खत्म हो गया तो समझिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद। कैश फ्लो को मैनेज करना उतना ही जरूरी है जितना नए कस्टमर्स लाना। और अब आखिरी और छठा हिस्सा, ऑपरेटर से आर्किटेक्ट। ये वो बदलाव है जो हर लीडर के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक फाउंडर को 0 से 1 मिलियन तक पहुंचाने वाली स्किल्स अक्सर उसे 10 मिलियन तक जाने से रोकती हैं। एक ऑपरेटर खुद कंक्रीट डालता है, कीले ठोकता है, हर छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करता है, पर लगातार ग्रोथ के लिए एक थके हुए ऑपरेटर से एक आर्किटेक्ट में बदलना पड़ता है, जो ब्लूप्रिंट बनाए और ऐसी संस्थागत मशीनरी डिजाइन करे जो उसके बिना भी स्मूथली चलती रहे। अगर इस पूरी बुक समरी को सिर्फ 5 एक्शनेबल स्टेप्स में निचोड़ना हो तो वो ये हैं: अपनी कम्युनिकेशन रिदम सेट करें, मैट्रिक्स को सिंपल बनाएं, अपने कैश कन्वर्जन साइकिल का ऑडिट करें, सैंडबॉक्स बाउंड्रीज डिफाइन करके गलत मौकों को ना कहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ऑपरेटर की जगह एक आर्किटेक्ट बने। ये किसी भी स्केलिंग बिजनेस के लिए एक प्रीमियम चीट शीट है। आखिर में सब कुछ लीडरशिप की मानसिकता पर आकर रुकता है। एक बेहद अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल ये है, क्या एक लीडर का हर चीज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का मोह ही बिजनेस के विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है? सक्सेस के अगले लेवल को अनलॉक करने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सारा कंट्रोल एक जगह केंद्रित करना ही असल में ग्रोथ को रोकता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस बुक समरी के विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।